students, I Nidhi welcomes you to Nidhi Ki Pathshala, and today we are going to study the Salt March and Civil Disobedience Movement from Nationalism in India. जैसे कि हमने पढ़ा था पार्ट 4 में कि किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की गई, किस तरह से महात्मा गांधी जो थे उन्होंने विड्रॉ किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और किस तरह से जो बैकग्राउंड थी वो बननी शुरू हुई। टोरी गवर्नमेंट ब्रिटेन में आई, वहाँ पे एक स्टैट्यूटरी कमीशन बना अंडर सर जॉन साइमन, और किस तरह से जो इंडियंस थे दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट साइमन कमीशन, राइट। और उन्होंने 1928 में व्हेन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, तो उन्होंने उनको कैसे ग्रीट किया, by showcasing Go Back Simon on their placards. Fine. So this is actually a rough terrain which was actually created by Indians following those movements which included non-cooperation, which included civil disobedience movement. Fine. So today we are going to study the Salt March. Salt March बच्चों एक बहुत important topic है, ठीक है। और किस तरह से सॉल्ट मार्च और अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो दे गो हैंड इन हैंड। फाइन। सो महात्मा गांधी फाउंड अ सॉल्ट a powerful symbol that could unite the nation. गांधी जी को ये समझ आया, गांधी जी को ये लगने लगा था कि सॉल्ट को वो एक पावरफुल सिंबल की तरह यूज करके, कनोट करके पूरे नेशन को यूनाइट कर सकते हैं। 31 जनवरी 1930 का वो दिन था जब उन्होंने एक लेटर भेजा वाइसरॉय इरविन को, और उसमें उन्होंने 11 डिमांड स्टेट करी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जो जनरल इंटरेस्ट हैं, अगर हम बात करते हैं जनरल इंटरेस्ट की, और कुछ ऐसे डिमांड्स थे जो बेसिकली कुछ डिफरेंट क्लासेस से, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से थे। फाइन। तो अगर हम बात करें तो कुछ जनरल इंटरेस्ट थे, कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट थे उन 11 पॉइंट डिमांड सर्कुलर में। सो द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग। तो उनका आइडिया ये था कि जो ये जितने भी डिमांड्स हैं इनको बहुत ज़्यादा रेंजिंग दी जाए, बहुत वाइड रेंजिंग हो इन डिमांड्स की। फाइन। जिसमें हर क्लास हम उसको इन्वॉल्व कर सकें, और हर क्लास जो इंडियन सोसाइटी में है वो आइडेंटिफाई कर सके और वो सोच सके कि यस, ये एक यूनाइटेड कैंपेन है जिसको बनाया गया है इसलिए कि वो एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है, दैट इज स्वराज। सो द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम। तो जितनी भी क्लासेस थे इंडियन सोसाइटी के अंदर वो आइडेंटिफाई कर सकती, और जितने भी थे लोग, एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन अ यूनाइटेड कैंपेन, और जितने भी लोग थे उन सबको इकट्ठा लाया जा सकता था एक यूनाइट करके कैंपेन, जिसको यूनाइटेड कैंपेन का नाम दिया गया। बोला गया कि हमें यूनाइट होके ही चलना है। फाइन। सो सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर। अगर हम बात करते हैं नमक की, अगर हम बात करते हैं सॉल्ट की, तो गांधी जी के हिसाब से वो एक ऐसी चीज थी जो अमीर व्यक्ति भी यूज किया करता था और गरीब व्यक्ति भी यूज किया करता था। सो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम्स। तो अगर हम बात करें, ये बहुत इसेंशियल आइटम्स था। अगर हम फूड आइटम्स की बात करते हैं तो हर फूड आइटम में नमक डलता ही डलता है। फाइन। तो टैक्स ऑन सॉल्ट एंड गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन revealed the most oppressive face of British rule. Naturally, Gandhi ji was actually stating a very true statement. He was opposing the right thing, that yes, salt is for everybody irrespective a person is rich or a poor. Fine. तो टैक्स अगर हम सॉल्ट पे ले रहे हैं, और हम गवर्नमेंट में अगर हम बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसकी अगर मोनोपोली है इसके प्रोडक्शन के ऊपर, तो हम ये देख सकते हैं कि ये ब्रिटिश एरा का, ये ब्रिटिश रूल का सबसे ऑप्रेसिव चेहरा था, ठीक है, जिसको खत्म करना, जिसको डिमोलिश करना नीड ऑफ एन आवर था, बहुत रिक्वायर्ड था उस टाइम पे। सो गांधी जी इज लेटर वॉज इन वे एन अल्टीमेटम। ये एक तरह का अगर हम बात करें एक अल्टीमेटम था। If demands were not fulfilled by 11th March, the letter started. अगर ये डिमांड्स जो गांधी जी ने रखी, उन्होंने लिखा था ना वाइस रॉय को एक लेटर, जो मैंने आपको भी पहले बताया, जिसमें 11 डिमांड्स उन्होंने पुटअप करी थी। उस लेटर के हिसाब से द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन इफ इन केस वो डिमांड्स फुलफिल नहीं होती हैं। अगर जो गांधी जी ने वो 11 डिमांड्स का जो पूरा एक कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजी प्रस्तुत करी थी, अगर वो फुलफिल ना की गई तो गांधी जी ने एक तरह का अल्टीमेटम दिया था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ही इज गोइंग टू लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। फाइन। सो इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। जो लॉर्ड इरविन था, ही वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने एक बहुत फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट करी, जिसमें 78 मेंबर्स थे, उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। और जो ये मार्च थी, इट वाज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम। 240 माइल वो कवर कर रहा था, और गांधी जी के आश्रम जो कि साबरमती में था, वहां से लेकर गुजराती कोस्टल टाउन दांडी जगह थी एक। फाइन।
गुजराती कोस्टल टाउन जहाँ पे उसका नाम था डांडी, वहां तक उन्होंने वॉक करी थी. द वॉलेंटियर्स वॉक फॉर 24 days. यू कैन वेल इमेजिन 24 दिन तक वो और उनके ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स जो थे उन्होंने मार्च करी थी और वो वहां तक पहुंचे थे. अराउंड 10 माइल्स अ डे वो कवर किया करते थे रोज का, क्योंकि 240 माइल्स थे तो नेचुरली 24 दिन में उन्होंने कवर कर लिया. थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेर एवर ही स्टॉप्ड. जहां जहां भी, जैसे फॉर एग्जांपल आज एक पर्टिकुलर डे पे उन्होंने 10 माइल कवर करा तो उन्होंने कहीं स्टॉपेज लिया, तो उस पर्टिकुलर जगह पे जब उन्होंने स्टॉपेज लिया तो हजारों की तादाद में लोग आते थे उनको सुनने, उनके मतलब उनकी आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करते थे. एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मेंट बाय स्वराज. और उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने उनको कन्विंस किया कि स्वराज से उनका तात्पर्य क्या है, वो क्या समझाना चाहते हैं कि स्वराज अगर नहीं है तो नेचुरली कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करता है. इसलिए स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे. एंड दैट टू इट शुड बी अर्ज्ड पीसफुली टू डिफाई द ब्रिटिश. And it should be attained, Swaraj should be attained in a very peaceful manner. So on 6th April he reached Dandi. तो 6 अप्रैल का वो दिन था जब वो डांडी पहुंचे. एंड सेरिमोनियली अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने वायलेट किया ये लॉ. कौन सा लॉ? बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर. तो उन्होंने सी वाटर को बॉयल किया और सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया. अभी तक बच्चों हमने पढ़ा था कि ये जो सॉल्ट था ये मोनोपोली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की. और जहां तक अगर हम सही समझते हैं तो गांधी जी वॉज एक्चुअली अगेंस्ट इट. वाई? बिकॉज उन्होंने क्लियरली कहा था कि सॉल्ट इज फॉर रिच एज वेल एज फॉर पुअर. तो जो सॉल्ट है वो सबका अधिकार है, उस पर टैक्स करना या उसकी मोनोपोली, उसकी प्रोडक्शन की जो मोनोपोली है वो अपने अंतर्गत लेना, ये एक बहुत गलत चीज थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी. सो दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो यहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम देखें तो शुरुआत हुई. हाउ वाज दिस डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? कैसे ये डिफरेंट था, किस तरह से लोगों ने, पीपल वर नॉट ओनली आस्क्ड टू रिफ्यूज कोऑपरेशन, रादर व्हाट आई विल फील इज दैट विद द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 1921-22 बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज. वेरी फाइन. अभी तक हमने ये सीखा कि लोगों ने कहा सी वी आर गोइंग टू फॉलो नॉन कोऑपरेशन, हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इंपोर्टेड क्लोथ नहीं खरीदेंगे. बट ये मूवमेंट इसलिए थोड़ी डिफरेंट थी नॉन कोऑपरेशन से क्योंकि इधर क्या हुआ था, यहाँ पे कॉलोनियल लॉज ब्रेक करने शुरू कर दिए थे लोगों ने. फाइन. आज तक अगर हमने देखा तो हमने पढ़ा, हमने सुना कि अभी तक कॉलोनियल लॉज जो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए थे वो तोड़े नहीं गए थे. बट ऑफ कोर्स अब सिचुएशन काफी डिफरेंट थी और थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ. बहुत हजारों की तादाद में अगर हम देखें तो लोगों ने सॉल्ट लॉ ब्रेक करना शुरू किया. उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू किया सॉल्ट और उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया ये सब गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉलोनियल रूल को तो गुस्सा आएगा ही. वो देखेगी कि भाई ये हमारी जो प्रोडक्शन है जिसपे हमारी मोनोपोली है उसका कंट्रोल डायरेक्ट कौन ले रहा है? डायरेक्ट ये कंट्रोल जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेके आम आदमी, जनता, आम जनता आ रही है. ठीक है. तो नेचुरली ये बहुत ज्यादा एक अग्रेसिव रूप लेने वाला था बहुत आने वाले समय में. सो एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फैलनी शुरू हुई, स्प्रेड होनी शुरू हुई, फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड. अगेन वही हमने किया, जितना हमारा फॉरेन प्रोडक्ट्स थे हमने उसको बॉयकॉट करना शुरू किया. लिकर शॉप्स जो थे दे वर पिकेटेड. पेजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू. पेजेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया कि हम रेवेन्यू नहीं पे करेंगे, हम चौकीदारी टैक्सेस नहीं पे करेंगे. विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन किया. याद होगा अगर मैंने अपने पार्ट 2 में भी आपको बताया था, पार्ट 3 में भी मैंने बताया था कि कैसे जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर जितने भी ऑफिशियल्स थे, जितने भी टीचर्स थे, हेडमास्टर्स थे, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था. बट प्रॉब्लम क्या हुई, वापस से वो जिस एंथुसियाज्म के साथ ये मूवमेंट शुरू की गई उतनी ही जल्दी वो मूवमेंट्स विथड्रॉ भी हुई. और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था कि चौकीदारी टैक्सेस लोगों ने मना कर दिया पे करना. जितने भी हमारे पेजेंट्स थे, जो विलेज ऑफिशियल्स थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया. बहुत सारे जगहों पर फॉरेस्ट पीपल जो थे उन्होंने वायलेट किए फॉरेस्ट लॉज और उन्होंने बल्कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट में जाके वुड कलेक्ट करनी शुरू की, अपनी कैटल को वहां पे ग्रेजिंग करनी शुरू करी. सो दिस वाज समथिंग लाइक अ वेरी grievous thing which was committed against British rule. Fine.
So actually this infuriated British government. Fine. So worried by the developments, अब colonial government जी वो जो बहुत घबरा गई, colonial government यानी कि British government, उसने देखा कि जो इतने भी ये developments हो रहे हैं ये तो उनके against है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को one by one they just began arresting them, अरेस्ट करना शुरू किया. इस वजह से बहुत सारे violent clashes होने शुरू हो गए बहुत सारी जगहों पे. तो जो हमारे अगर हम बात करें अब्दुल गफार खान की, वो एक बहुत डिवाउट डिसाइपल थे महात्मा गांधी के, हम कहते हैं ना डिसाइपल, ठीक है, अगर हम देखें तो वो बहुत मानते थे महात्मा गांधी को. कौन? अब्दुल गफार खान. उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था 1930 अप्रैल 1930 में. और जितना भी एंग्री क्राउड यानी कि बड़े लोग गुस्से से भरे पड़े थे, क्राउड्स जो थी वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही थी पेशावर की सड़कों पर. फाइन. और देवर फेसिंग आर्म्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग. तो जितने भी निहत्थे लोग थे, जितने भी इनोसेंट लोग थे, उनके ऊपर फायरिंग की जा रही थी, उनकी गाड़ियों को जलाया जा रहा था. ठीक है, पुलिस अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी और अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया था. फाइन. सो मेनी वर किल्ड. बहुत इनोसेंट लोग मारे गए इस सब के अंदर. अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड. और एक महीने बाद, अ मंथ लेटर, फाइन, व्हाट हैपेंड, महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड. वो खुद अरेस्ट हो गए. और इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो शोलापुर में जिन्होंने अटैक किए थे पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर्स, जो जितने भी स्ट्रक्चर्स थे जो ब्रिटिश रूल को सिग्निफाई करते थे, वो एक सिंबल था ब्रिटिश रूल का, उन सब पे अटैक होने शुरू हो गए. तो हम समझ सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहुत रायट लाइक सिचुएशन थी विच वॉज नॉट गुड. फाइन, वो सही नहीं थी. तो नेचुरली एक बहुत रायट लाइक सिचुएशन हो गई और इसको कंट्रोल में लाना मैंडेटरी था. सो फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन. तो ये जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट, ये घबरा गई. इसने देखा कि जो ये सिचुएशन चल रही है ये तो अप टू द मार्क नहीं है, अप टू द लेवल नहीं है. सो क्या किया उन्होंने इस सबको बहुत ब्रूटली फेस किया. ब्रूटल रिप्रेशन था उनके अंदर, उनकी पॉलिसीज के अंदर. फाइन. तो पीसफुल सत्याग्रही जो थे उनके ऊपर अटैक किया गया. मैंने कहा ना ब्रूटल रिप्रेशन था, तो ऑफकोर्स ये जो पीसफुल सत्याग्रही थे, अगर ये शांति तरीके से अपना धरने दे रहे हैं तो इनके ऊपर अटैक किया गया, इनोसेंट लोगों को मारा गया. ये बिल्कुल हम सोच सकते हैं जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर था. बिल्कुल बिल्कुल. तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना. तो विमेन एंड चिल्ड्रन वर अटैक, दे वर बीटन एंड 1 लाख के आसपास लोगों को अरेस्ट किया गया. सो ऐसी सिचुएशन जब हुई, देखो बच्चों, मैं हमेशा ही कहती हूँ, चाहे मैं सत्याग्रह पढ़ाऊं, चाहे मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ाऊं, चाहे मैं डांडी मार्च पढ़ाऊं, चाहे मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ाऊं, इन सब के अंदर अगर एक चीज हम कॉमन देखेंगे वो ये थी कि जिस एंथुजियाज्म के साथ, मैं बार बार एक ही लाइन बोलती हूँ, जिस एंथुजियाज्म के साथ ये शुरुआत की गई थी, उस एंथुजियाज्म के साथ हम देखेंगे इसका फिनिशिंग नहीं हुई, बहुत एब्रप्ट सी फिनिशिंग हुई थी. फाइन. तो जैसे ही अब ये सिचुएशन इतनी ग्रूसम हो गई, इतनी वायलेंट हो गई, तो जो मूवमेंट थी, और गांधी जी ने सोचा कि अब वी नीड टू कॉल ऑफ दिस मूवमेंट, और दे एंटर इनटू पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931. तो एक पैक्ट साइन किया गया 5 मार्च 1931 में. ठीक है, तो एक पैक्ट यानी कि गांधी इरविन पैक्ट कहा गया, और वो पैक्ट साइन किया गया था 5 मार्च 1931 में. इस गांधी इरविन पैक्ट के अंतर्गत क्या बोला गया कि गांधी जी अपना कंसेंट देते हैं कि वो पार्टिसिपेट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि पहले कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दी थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट. तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं गांधी इरविन पैक्ट साइन करूंगा, और इस पैक्ट के अनुसार मैं जो है नेगोशिएशन के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, मैं लंदन जाऊंगा. और गवर्नमेंट ने एग्री भी किया. ठीक है, जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट कर रखा था उनको रिलीज भी किया. फिर क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं दिसंबर 1931, गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस. अगर हम बात करते हैं उस समय की, तो दिसंबर 1931 का समय था, और गांधी जी जो थे लंदन गए टू अटेंड दैट कॉन्फ्रेंस. बट जो नेगोशिएशन थी वो प्रॉपरली हो नहीं पाई, एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड. मतलब जिस तरह का उन्होंने इमेजिन किया था कि सिचुएशन होगी, उससे बिल्कुल विपरीत हुई. वो नेगोशिएशन तक पहुंच ही नहीं पाए, वो नेगोशिएशन टेबल तक पहुंच ही नहीं पाए, और जब वो वापस आए तो ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. सो बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन. जब वो वापस आए भारत, जब वो वापस आए इंडिया, तो उन्होंने देखा कि एक नया तरीका शुरू कर दिया है रिप्रेशन का एक गवर्नमेंट ने. फाइन. तो कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल. जो कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही थी, उसको इलीगल स्टेट कर दिया गया, और बहुत सारे मेजर्स लिए गए, बहुत सारे सैंक्शंस उसके अगेंस्ट इंपोज कर दिए गए.
कि कोई मीटिंग्स नहीं हेल्ड होंगी, कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा, कोई बॉयकॉट नहीं होगा. सो इस एप्रीहेंशन से महात्मा गांधी जी ने एक्चुअली दोबारा से रीलॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो अगर हम देखते हैं तो गांधी जी का मेन पर्सपेक्टिव ही यही था कि जिस एंथुसियाज्म के साथ वो कोई भी अगर मूवमेंट की बात करें, चाहे वो सत्याग्रह हो, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, वो लॉन्च करते थे, तो उसी अगर हम देखें जद्दोजहद के साथ वो वापस विड्रॉ भी कर ली जाती थी. बट फिर क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने दोबारा से रीलॉन्च की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक साल के अंदर, एंड फॉर ओवर ए ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड. और पूरे साल भर वो मूवमेंट चली. बट बाय 1934 1934 का फिर से एक ऐसा टाइम आया जब इस मूवमेंट ने वो मोमेंटम लॉस्ट कर दिया. ठीक है, वो जो एक कैटेगरी होती है जिसमें हम कहते हैं कि हाँ ये अभी फुल ऑन स्विंग में है, वो फुल स्विंग उसका बिल्कुल खत्म सा हो गया. सो अब हम पढ़ेंगे 3.2, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट. क्लास, इससे पहले मैं ये शुरू करूं टॉपिक, मैं एक बार इंट्रोडक्शन देती हूँ शॉर्ट में कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके हिसाब से मूवमेंट कैसी थी. अगर अभी हम पढ़ेंगे आगे, बट मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू देती हूँ कि जो बड़े पेजेंट्स थे, जो रिच पेजेंट्स थे, जैसे पटीदार थे गुजरात के, जाट से उत्तर प्रदेश के, दे वर वेरी एक्टिव इन दिस मूवमेंट. वो ये चाहते थे कि रेवेन्यू जो है, जो हमें रेवेन्यू पे करना होता है, वो बंद कर दिया जाए, वो क्या कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए. फाइन. तो कांग्रेस सपोर्ट for supporting it, right? But on the very other hand, जो पुअर पेजेंट्री थी, जो छोटे फार्मर्स थे, वो चाहते थे कि ऑफ कोर्स रेवेन्यू डिमांड कम हो, बट वो चाहते थे कि ये जो स्मॉल टेनेंट्स हैं, जिन्हें रेंट देना पड़ता है लैंडलॉर्ड्स को, वो खत्म करें. वो लैंडलॉर्ड्स को जो रेंट का सिस्टम है, वो वहीं पे रिमिटेंस हो जाए. अनपेड रेंट जो है वो मतलब वो रेंट आगे अब नहीं देंगे. बट इस तरह की जो रेडिकल मूवमेंट्स उन्होंने ज्वाइन करी, ये जो इश्यूज थे बहुत एप्रीहेंसिव थे, और इसीलिए ये अगर इश्यूज उठाए जाते तो रिच पेजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स गुस्से में आ जाते. इसलिए कांग्रेस जो थी वो बड़ी अनविलिंग सी थी और उसने इसको सपोर्ट नहीं करा. इस जो नो रेंट कैंपेन है, इसको कई जगहों पे सपोर्ट नहीं किया गया. वो अब हम हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं. फाइन. सो लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब हम पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट, के अंदर पार्टिसिपेट किया. उन्होंने ये मूवमेंट क्यों ज्वाइन की, उनके क्या आइडियल्स थे, वो क्या चाहते थे, उनके हिसाब से स्वराज क्या था. सो इन द कंट्री साइड रिच पेजेंट कम्युनिटीज लाइक पटीदार्स ऑफ गुजरात, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर हम कंट्री साइड की बात करते हैं, थोड़ा रूरल एरियाज की तरफ जाते हैं, तो रिच पेजेंट कम्युनिटीज थी, बड़े अमीर जो रिच पेजेंट्स थे, है ना. एक होता है अगर हम बात करें रिच पेजेंट, एक होता है पुअर पेजेंट. तो वैसे ही जो रिच पेजेंट कम्युनिटीज थी, जैसे पटीदार थे गुजरात के, जैसे जाट थे उत्तर प्रदेश के, दे वर वेरी एक्टिव इन द मूवमेंट, बहुत एक्टिव थे. ठीक है. सो ये एक्चुअली ना कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे, बट इन्होंने बहुत गलत टाइम देख लिया. मैंने आपको लास्ट क्लास में पार्ट 3 में बताया था कि 1926 से 1930 का एक ऐसा टाइम था, 1926 टू 1930, जिसमें अगर हम बात करें ट्रेड की, अगर हम बात करें प्राइजेस की, क्रॉप प्राइजेस की, तो बहुत इमेंसली फॉल हुए थे. फाइन. तो अगर हम देखें तो क्रॉप्स जो थे वो बहुत हार्ड हिट हुए थे. ठीक है. और बहुत ज़्यादा ट्रेड डिप्रेशन देखा गया, प्राइजेस में फॉल देखा गया. ये सारी चीज़ें जो थी, ये ओवरकम करना इनके लिए बहुत ज़रूरी था. बट क्या हुआ था कि ये जो बड़े बड़े पेजेंट्स थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मंदी देखी थी उस टाइम पे, डिप्रेशन देखा था. फाइन. और उनका, क्योंकि उनका जो कैश सोर्स था, कैश इनकम जो थी, वो डिसअपियर हो गई. तो उनके लिए, क्योंकि देखो ना, मैंने बताया था ना आपको पार्ट 3 में कि जो वो हार्वेस्ट लेके गए खरीद, वो बिक ही नहीं पाया हार्वेस्ट. ठीक है. क्रैश. अगर हम बात करते हैं क्रॉप्स की, तो एकदम क्रॉप्स जो थे उनकी जो बिल्कुल पे थी, वो बिल्कुल रिड्यूस्ड हो गई थी. फाइन. नेचुरली अब ये जब अपना हार्वेस्ट लेके गए और वो बिका नहीं, तो उनको कैश इनकम भी नहीं आया. तो जब कैश इनकम डिसअपियर हुआ, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था गवर्नमेंट का रेवेन्यू देना. तो इसीलिए वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू वो नहीं चाहते कि वो आगे दें. सो जो रिच पेजेंट्स थे, दे बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इसीलिए अगर हम देखें तो जितने भी रिच पेजेंट्स थे, ये बहुत एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स थे. और उन्होंने कहा था कि इस तरह से तो वो बिल्कुल भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे और वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट का ही रेवेन्यू नहीं पे कर पाएंगे. इसलिए वो इस मूवमेंट के साथ जुड़ गए थे. फाइन. सो दीज रिच पेजेंट्स बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स. तो ऐसे उन्होंने कई रिलक्टेंट मेंबर्स जो इंटरेस्टेड नहीं थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने में, उनको भी उन्होंने अपनी तरफ खींचा. उन्होंने कहा कि नहीं, आप भी हमारी साइड
आओ हमारे साथ जुड़ो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस बॉयकॉट प्रोग्राम्स में ज्वाइन करो, हिस्सा लो। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। मैंने ना आपको पार्ट 2 में भी बताया था, मैंने आपको पार्ट 3 में भी बताया था कि अगर हम बात करते हैं ना स्वराज की, तो हर व्यक्ति के लिए, हर कम्युनिटी के लिए स्वराज डिफरेंटली होता है। फाइन, तो ये जो रिच पेजेंट्स थे, रिच पटीदार्स थे, जाट्स थे उत्तर प्रदेश के, इनके लिए अगर हम बात करें स्वराज क्या थी, कि अगर इनके जो स्ट्रगल थी दैट वाज अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज, सो दे वर फाइटिंग फॉर स्वराज बिकॉज दे वांटेड जस्टिस, they wanted that these high revenues should demolish from the system. So but they were deeply disappointed, बहुत disappoint हुए because the movement was called off. जो movement थी again it was called off in 1931 और जो revenue rates थे वो revise नहीं हुए थे। तो इसीलिए जब मूवमेंट दोबारा स्टार्ट हुई 1932 में, तो बहुत सारे लोगों ने रिफ्यूज कर दिया पार्टिसिपेट करना। उन्होंने कहा ये मूवमेंट्स हैं तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं इन मूवमेंट से। तो इसीलिए बेहतरी इसमें है कि वी शुड नॉट ज्वाइन द मूवमेंट अगेन। अब ये था पहला सेगमेंट जिसमें हमने रिच पेजेंट्स की बात करी। अब हम पढ़ेंगे पुअर पेजेंट्स का क्या रोल था इसके अंदर। सो द पुअर पेजेंट्री वाज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। जो पुअर पेजेंट्स थे वो सिर्फ इसी में इंटरेस्टेड नहीं थे कि उनका लोअर हो डिमांड रेवेन्यू की, बट वो ये भी चाहते थे कि बिकॉज मेनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। सो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फार्मर्स थे जिन्होंने, वो जो स्मॉल टेनेंट्स थे, उन्होंने लैंड कल्टीवेशन के लिए लैंड उधार पे ली थी। फाइन, रेंटेड लैंड्स थी उनकी, सो उन्हें रेंट भी पे करना पड़ता था। सो जैसे ही डिप्रेशन कंटिन्यू हुआ, जैसे ये जो अगर मंदी का दौर था ये बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू हुआ, सो कैश बिकम्स इंडिविड। अगर हम बात करें कैश इनकम्स, वो ड्विंडल हो गई, कैश इनकम रही नहीं लोगों के पास, कैश था ही नहीं। सो द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। तो जो स्मॉल टेनेंट्स थे उनको बड़ा मुश्किल हुआ कि वो अपना रेंट कैसे पे करें। सो दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। तो वो चाहते थे कि जो अभी उन्होंने जो रेंट नहीं पे किया है वो लैंडलॉर्ड उनसे मांगे भी नहीं। सो दे जॉइंट अ वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स। इसीलिए देखो, अगर हम बात करते हैं रिच पेजेंट्स की, रिच पेजेंट्स तो चाहते ही नहीं थे कि इनको ये जो रेवेन्यू सिस्टम है, रेवेन्यू सिस्टम जो है वो रिवाइज हो, रेवेन्यू रेट्स रिवाइज हो, क्योंकि उनके पास कैश क्रंच था, कैश था नहीं, तो वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे। ऑन द वेरी अदर हैंड अगर हम पुअर पेजेंट्री की बात करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, उनके पास जो स्मॉल लैंड वो लेते थे रेंट पे, उसका पैसा नहीं था वापस देने के लिए, क्योंकि डिप्रेशन कंटिन्यू हुआ था। सो इसीलिए वो चाहते थे कि ये जो सिस्टम है इसमें रेंट का सिस्टम ही खत्म हो जाए। वो चाहते थे कि इसीलिए उन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स ज्वाइन करी, ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो ये जो सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, इन्होंने ये मूवमेंट्स एक्चुअली ज्वाइन करी थी। सो एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पेजेंट्स। अगर ये इशू रेज होता तो ऑफ कोर्स रिच पेजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स को दिक्कत होती। तो कांग्रेस वाज अनविलिंग, वो ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी नो रेंट कैंपेन को बहुत सारी जगहों पे। सो इसीलिए तो रिलेशन जो था ना पुअर पेजेंट्स का और कांग्रेस का, ये बड़ा अनसर्टेन सा था, बहुत ज्यादा, अगर हम बोले तो कंफ्यूजिंग था। फाइन, सो क्लास आज हमने सिविल डिसोबीडियंस पढ़ा, हमने देखा कि कैसे पार्टिसिपेंट्स की जो सोच थी वो इसको लेके कैसी थी। फाइन, सो आई होप कि पार्ट 6 में वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर प्रोबेबली बिकॉज दिस इज अ वेरी लार्ज चैप्टर, राइट। सो इन द नेक्स्ट वेरी क्लास इन माई पार्ट 4 हम पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जो थी उसने कंट्री के लिए एक प्रॉस्परस काम किया। सो टिल देन आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।